अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एसी सर्किट्स की कुछ बेसिक्स को देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे का काम देखेंगे। देखिए, हम लोग जिस तरीके से डीसी सर्किट्स को सॉल्व किया करते थे ना, एसी में भी सिर्फ वही चीज़ है, इतना कोई डिफरेंट नहीं है। आप सिंपल याद करें, आप डीसी में क्या करते थे, प्लस माइनस, सही है। और आपके पास हो जाता था, लेट सपोज एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ये लेट सपोज आपके पास एक वोल्टेज सोर्स होती थी, यहाँ से कोई ना कोई करंट गुजर रहा होता था, सही। ये हमारे पास सिंपल डीसी सर्किट है। अब यही चीज़ अगर मैं एसी में देखना चाहूँ तो एसी में भी तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स ही होगी, बस फ़र्क क्या होगा कि वो जो वोल्टेज होगा उसका वो एसी क्वांटिटी होगी, मतलब वो एक एसी वोल्टेज होगा। एसी वोल्टेज से मुराद ये है कि अगर आप उस एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो एक सीधा कांस्टेंट लाइन नहीं होगी, बल्कि वो एक वेवफॉर्म बनेगी, सही है, उस वोल्टेज की। इसी तरीके से अगर आप उस वोल्टेज को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, सही है, तो आपके पास उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, वी एम साइन वेव है तो साइन होगा, कॉस वेव है तो कॉस होगा, सही है, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव या फाइव ना भी हो। अगर आप उस वोल्टेज को, वो जो एसी वोल्टेज है, उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, सही है, और अगर उसकी वेव फॉर्म देखना चाहें तो कोई वेव फॉर्म बनेगी। इसी तरीके से हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि यही रिप्रेजेंटेशन हो। इस रिप्रेजेंटेशन को हमने क्या नाम दिया था, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये जो वोल्टेज है ये हर लम्हे के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो आप ये बोलोगे कि अगर मुझसे कोई मांगे, जैसे डीसी में अगर कोई मुझसे वोल्टेज की वैल्यू मांगता था तो मैं कहती थी 5 वोल्ट है, सही है। इसको भी तो आप नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो इसको, इसका नंबर क्या है, इसको नंबर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू बताओ। भाई वैल्यू कैसे बताएंगे जब तक टाइम ही नहीं होगा हमारे पास। चलो, हमें लेट सपोज लास्ट वाले में क्वेश्चन में हमें देखा था इस तरीके का कुछ था, सही है। तो इसमें हमारे पास ओमेगा भी बाज़ औक़ात मौजूद होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता देते हैं 50 रेडियन पर सेकंड या जो भी है। यहाँ पे 4t-40 कुछ ऐसे लिखा हुआ होता है। तो जब तक टी की वैल्यू नहीं पता चलेगी, हमें अपने वोल्टेज की वैल्यू नहीं पता चलेगी, सही है। तो ये हमारे पास क्या होती थी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। इसी तरीके से इस वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है हमारे पास फेजर्स। किसी भी एसी क्वांटिटी को आप फेजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, सही है। कैलकुलेशन के लिए आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, दो ऐसी इक्वेशन को ऐड कैसे करोगे, भाई बताओ, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो क्या, कैसे ऐड करोगे, नहीं कर सकते, सही है। तो सिंपल हमारे पास फेजर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है एसी क्वांटिटीज़ को, ताकि हम उनको कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकें। अब वो फेजर्स क्या होते हैं, फेजर्स में इटसेल्फ दो तरीके की फॉर्म होती हैं। एक होते हैं हमारे पास इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म, सही है, और दूसरी हमारे पास होती है पोलर फॉर्म। तीसरी भी होती है वैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मगर उसका सर्किट में कोई काम नहीं है, तो मैं आप लोगों को वो बता के कंफ्यूज नहीं करूँगी, सही है। एक होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक होती है पोलर फॉर्म। ये वाली फॉर्म कैसी होती थी, ये ऐसी होती थी, वी टी इक्वल्स टू वी एम, है ना, कोई नंबर होगा, फिर यहाँ पे कोई नंबर होगा, फिर साइन या कॉज होगा, फिर ओमेगा टी होगा, फिर यहाँ पे कोई एंगल होगा। ये इसकी फॉर्म थी एक जनरल, सही है। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस का बी जे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सही है। तो इसी तरीके से चलो ये जेड भी, चलो जेड ही लिख दिया, ठीक है। ए प्लस का बी जे, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, ये कोई हमारे पास रियल नंबर होगा, ये कोई इमेजिनरी नंबर होगा, मतलब ये दोनों मिला के एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कर रहे होंगे, सही। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसी तरीके से अगर मैं पोलर फॉर्म देखना चाहूँ तो पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है, एक होता है नंबर और फिर उसके आगे उसका एंगल लिखा हुआ होता है, सही है। अब एक कन्फ्यूजन है, आपको ये तो पता चल गया, आप बोलेंगे भाई ठीक है, आपने बताया कि एक होती है इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसमें टाइम के हिसाब से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप डीसी सर्किट सॉल्व करेंगे तो दो रेजिस्टर्स को ऐड भी करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो आप कैसे करोगे, तो आप इस फॉर्म में तो कर नहीं सकते, सही है। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, एक और फॉर्म पढ़ते हैं जो कि हम लोग सर्किट्स को सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे, जो कि होगी फेजर्स की फॉर्म, जिसमें दो तरीके की फॉर्म होती है, एक होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक होती है पोलर फॉर्म। तो आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि भाई ये तो बताएं कि कब रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज़ होगी और कब पोलर फॉर्म यूज़ होगी, मुझे कैसे पता कब कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है ना। तो अब इसका जो आसान जवाब है वो ये है कि आपके पास ना
एसी सर्किट अगर मैं बनाऊँ तो उसमें ना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेजिस्टर ही लगा हुआ हो। जैसे डीसी सर्किट में ना हमने सिर्फ रेजिस्टर्स ही पढ़े थे, यहाँ पे आप कैपेसिटर और इंडक्टर्स भी लगे हुए होते हैं। तो रेजिस्टर की जो सलाहियत होती थी वो रेजिस्टेंस होती है, रोकने की सलाहियत। कैपेसिटर की जो सलाहियत है उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, इंडक्टर की सलाहियत को इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेट सपोज यहाँ पे आपके पास रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी लगा हुआ है, क्योंकि एसी सर्किट है, रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी लगा हुआ होगा, इंडक्टर भी लगा हुआ होगा, ठीक है। ये कुछ एक फ़र्क है जो कि डीसी और एसी में होते हैं। डीसी में रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं सिर्फ, डीसी में कैपेसिटर इंडक्टर भी होते हैं, मगर वो चैप्टर 6 में होते हैं, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल एसी सर्किट्स में रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है, या एसी सर्किट ऐसा भी होता है कि उसमें क्या लगा हुआ होगा, रेजिस्टर के साथ इंडक्टर भी लगा हुआ होगा। तो ये तो रेजिस्टर है, सही है। ये कैपेसिटर है, इसकी जो सलाहियत है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, इसकी सलाहियत को कैपेसिटेंस कहते हैं। एसी सर्किट्स में इन दोनों की सलाहियत को मिला के एक नाम दिया जाता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और उनकी दोनों की सलाहियत को मिला के हम कह रहे होते हैं इम्पीडेंस। इसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टर भी है, यहाँ पे इंडक्टर भी है, इसकी सलाहियत को रेजिस्टेंस कहते हैं, इसकी सलाहियत को इंडक्टेंस कहते हैं। इन दोनों का काम को मिला के कहा जा रहा होता है जेड, जिसे हम लोग कह रहे होते हैं इम्पीडेंस, सही है। अब बेटा याद रखना हमेशा, इम्पीडेंस जो होती है ना उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर नहीं रिप्रेजेंट करते, सही है। इम्पीडेंस को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। अभी जब सवाल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मगर अभी के लिए बात याद रखें, ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ मैं कैपेसिटर या इंडक्टर की सलाहियत की बात करूँ ना, तो कैपेसिटर की सलाहियत को वैसे कैपेसिटेंस कहा जाता है, मगर एसी सर्किट्स में उसको रिएक्टेंस कहा जाता है, सही है। इसी तरीके से इंडक्टर की सलाहियत को भी रिएक्टेंस कहा जाता है, सही है। अब मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज़ होती है इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस या इंडक्टर, कैपेसिटर, इन तीनों का मिला के इफेक्ट सर्किट के ऊपर मिलाकर, रेजिस्टर या कैपेसिटर का, ये रेजिस्टर या इंडक्टर का, ये ठीक है, इंडक्टर या कैपेसिटर का, मतलब सबका मिला के जो इफेक्ट होता है उसे हम इम्पीडेंस कह रहे होते हैं। इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा जो रियल पार्ट होता है वो रेजिस्टर का होता है, ठीक है। रियल नंबर हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। रेजिस्टर तो रियल होता है ना, 4 होगा या तो 5 ओम होगा या तो 6 ओम होगा, उसकी कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। रेजिस्टर एसी डीसी में एक जैसा होता है, ठीक है। 5 ओम होगा, 6 ओम होगा, 7 ओम होगा, 8 ओम होगा, इस तरीके से। मगर कैपेसिटर या इंडक्टर जो होता है ना वो जे वाला, मतलब इमेजिनरी नंबर के साथ लिखा जाता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू को भी एक्स से या इंडक्टर की वैल्यू को भी एक्स से। अगर लेट सपोज जेड की वैल्यू कुछ ऐसे लिखी हुई है ना, 4 माइनस का 5J, माइनस आ गया तो समझ जाए 4 ओम के रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, सही है। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है 4 प्लस का 5J आ गया, प्लस आ गया बीच में, तो समझ जाए हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यू के साथ 4 ओम के रेजिस्टर के साथ इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, और एक्स क्या होगी, या तो कैपेसिटर की वैल्यू या तो इंडक्टर की वैल्यू। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो ये कैपेसिटर की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ था तो इंडक्टर की वैल्यू है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है हम चीज़ों को देख रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट। अब ये पोलर फॉर्म क्या है, आप बोलोगे अच्छा ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया कि एक होती है इम्पीडेंस जो कि मिला के देखी जाती है रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस को, या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को। रिप्रेजेंटेशन ये होती है, अगर कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, मतलब ये रेजिस्टर 4 ओम का और ये 5 ओम का है, सही है। तो आप जो है सिंपल क्या हो जाएगा, उन दोनों का इफेक्ट मिला के हो जाएगा 4 माइनस का 5J, सही है। ये माइनस 5J इसकी वैल्यू होगी, दोनों को सीरीज है ना तो दोनों को ऐड कर दो, 4 माइनस का 5J हो जाएगा ये, सही है। इसी तरीके से अगर एक रेजिस्टर है 4 ओम का और ये है 5J, इंडक्टर की वैल्यू है, तो ये दोनों को मिला के क्या होगी, इम्पीडेंस होगी। दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस का 5J, क्योंकि दोनों सीरीज में है, सही है। अब सिंपल ये तो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे पोलर फॉर्म का क्या है, फिर किसके लिए यूज़ होती है, तो बेटा जितने भी वोल्टेजेस और करंट्स होते हैं उनके लिए पोलर फॉर्म यूज़ होती है, सही है। पोलर फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले आर आता है। ये आर क्या होता है, आपका वोल्टेज है ना, लेट सपोज, तो आपके जो वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिखी जाती है, वो आपका आर की जगह आती है। और उसके बाद आपका एंगल लिखा जाता है। एंगल कौन होता है, ये जो फाई है ना, ये आपका एंगल है। बस एक ऐसे वोल्टेज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। एक वोल्टेज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी, बस क्या करूँगी, उसकी पीक वैल्यू लिख दूँगी और उसका एंगल लिख दूँगी, बस, और कुछ नहीं होगा। तो कैलकुलेशंस इस फॉर्म में हो सकती है, कैलकुलेटर में भी ये फॉर्म सॉल्व हो सकती है, ये नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस फॉर्म को शॉर्ट करके इसमें लिखूँगी हमेशा, और इसे पोलर फॉर्म कहते हैं। वोल्टेज को भी करंट को भी, अगर करंट होता तो I = IM
एंगल फाई, सही है। अच्छा, अब जब भी आप वोल्टेजेस या करंट जिसको भी आप लोग इस तरीके से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उस वी को एक बोल्ड करके बनाते हो, ताकि पता चले कि आपने अपने वोल्टेज और करंट को इंस्टेंटेनियस वैल्यू में नहीं बल्कि फेजर्स की पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए सर्किट्स को सॉल्व करने से पहले। अब हम थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं कि मैं बोल रही हूँ ना कि इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन कैसे होती है अब हम वो देख लेते हैं। अब देखिए, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाई फेजर्स में हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो फेजर में हमारे पास दो तरीके की फॉर्म होती है, एक होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म और एक होती है पोलर फॉर्म। तो आप कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हो? देखिए भाई, आपके पास जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है उसको आप पोलर में भी बदल सकते हो और पोलर को रेक्टेंगुलर में भी बदल सकते हो, सही है। तरीका क्या होता है, अब देखें ना, कभी ऐसा हो कि कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास रेक्टेंगुलर में आ रही है, ठीक है, सॉरी पोलर में आ रही है, तो मैंने अभी आपको ये बताया कि इम्पीडेंस जो होती है, चाहे वो रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, उनकी वैल्यूज़ आप पोलर में रिप्रेजेंट नहीं करते। पोलर में आप वोल्टेज या करंट की वैल्यूज़ को ही रिप्रेजेंट करते हो, सही है। अच्छा, अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि इम्पीडेंस की वैल्यूज़ किस में आ गई, पोलर फॉर्म में आ गई, तो आप उसको पोलर से रेक्टेंगुलर में बदलोगे। या कभी ऐसा हो आपकी वोल्टेज की वैल्यू रेक्टेंगुलर में निकल के आ रही है कैलकुलेटर से या खुद से कैलकुलेशन से, तो आपको पता है वोल्टेज और करंट जो है वो रेक्टेंगुलर में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो आप उसको बदलोगे पोलर फॉर्म में। कैसे बदलोगे? लेट्स सपोज आपके पास ये चीज़ मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है? आर और फाई मौजूद है, तो आपको क्या चाहिए? एक्स प्लस का जे वाई वाली फॉर्म चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म चाहिए। तो आप सिंपल क्या करोगे, एक्स कैसे निकालोगे? आर कॉस फाई करके, सही है। आर की जो वैल्यू मौजूद होगी वो कॉस खुद से लिखोगे और फाई की जो वैल्यू मौजूद होगी वो, और वाई कैसे निकालोगे? आर लिखोगे, साइन की जो वैल्यू मौजूद होगी वो, और फाई की जो वैल्यू मौजूद होगी वो, सही है। एक्स की वैल्यू ऐसे निकालोगे, वाई की वैल्यू ऐसे निकालोगे। आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म पता है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करोगे, वाई की जगह वाई की, जे अपनी जगह पे ही रहेगा, सही है। तो इस तरीके से आपने एक पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर में कर दिया होगा। अब लेट्स सपोज आपके पास पोलर फॉर्म नहीं मौजूद बल्कि रेक्टेंगुलर फॉर्म मौजूद है और आपको पोलर में जाना है, तो आपको आर और फाई चाहिए होंगे। आर निकालने का ये फॉर्मूला है, आपके पास जो एक्स की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर दोगे, वाई की वैल्यू का स्क्वायर, और दोनों को अंडर रूट कर दोगे। इसी तरीके से अगर आपको फाई निकालना है तो tan इनवर्स वाई और एक्स की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फाई आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आ गई, पोलर फॉर्म में आ गए, सही है। अब देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये आमतौर पे ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए, मगर लेट्स सपोज आपके टीचर ने इजाज़त नहीं दी है कैलकुलेटर यूज़ करने की, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, पोलर फॉर्म जो है वो आपकी ऐड नहीं होगी, ऐड आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी, सही है। इसी तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म हुआ करेगी। अगर पोलर फॉर्म मौजूद है तो उसको पहले बदलो रेक्टेंगुलर में, सही है। रेक्टेंगुलर में ला के रेक्टेंगुलर फॉर्म को ही आप ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से अगर कभी आपके पास जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म मौजूद है तो मल्टीप्लाई डिवीजन रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं हो सकती, आप उसको पोलर फॉर्म में बदलोगे उनकी, फिर दोनों की मल्टीप्लाई डिवीजन करोगे, सही है। अब दो फेजर्स को कैसे ऐड किया जाता है भाई, दो Z1 है और Z2 है, सही है, Z1 और Z2। लेट्स सपोज वो आपके पास पोलर फॉर्म में मौजूद है, आपको पता है R1 फाई1 R2 फाई2 इसको यूज़ नहीं कर सकते एडिशन के लिए, आपको पहले इससे इसमें बदलना पड़ेगा, सही है, इससे इसमें बदलना पड़ेगा। जब आप इसमें आ जाओगे तो x को x में ऐड कर देना, x1 को x2 में, और y1 को y2 में ऐड कर देना, j अपनी जगह पे एज इट इज है। इसी तरीके से ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो तो x1 में से x2 को माइनस कर देना, y में से y2 को माइनस कर देना, j अपनी जगह पे ही होगा। अच्छा, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई पोलर फॉर्म ही हो सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद है तो आप इनको बदलो पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में बदल दिया भाई, ठीक है। R1 R2 को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना और एंगल्स को ऐड कर देना, बस ये मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड के लिए R1 R2 को डिवाइड कर देना, एंगल्स को माइनस कर देना। रेसिप्रोकल अगर करना हो किसी पोलर फॉर्म का तो सिंपल क्या हो जाएगा, आर जो लिखा हुआ उसको रेसिप्रोकल कर देना, सही है, और जो एंगल है उसके साथ माइनस लिख देना। स्क्वायर रूट अगर करना हो तो आर को तो स्क्वायर रूट करोगे मगर एंगल को डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ये एक जनरल नॉलेज के लिए है, बल्कि नहीं क्वेश्चन में यूज़ भी होगा। कहीं कहीं जगह ऐसा नहीं है कि माइनस जे लिखा हुआ देखें तो कंफ्यूज हो जाए, या 1/j लिखा हुआ देखें 1/j और माइनस जे दोनों आपस में बराबर होते हैं, सही है। तो कहीं कहीं ऐसी चीज़ें लिखी हुई होंगी, कहीं कहीं ऐसे लिखी हुई होंगी। अच्छा, अब हम इसके ये जो कैलकुलेशन हमने की है इसके हिसाब से हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ताकि हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर हो कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी होती हैं। अब देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है, इसको हमें सॉल्व करना है पूरा। अब सॉल्व किस तरीके से होगा, मैंने आपको बताया था, जब दो नंबर्स को ऐड करना होता है, सही है। पहले तो इसको छोड़ दें, हाफ को छोड़ दें, हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट है इस पूरे के ऊपर, उसको छोड़ दें। अभी आप पहले अंदर की चीज़ देखें, अंदर की चीज़ को तो सॉल्व करके एक नंबर ले आए, सही है। इन दोनों को जब मुझे ऐड करना होगा तो ऐड के लिए मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज़ होती है, पोलर फॉर्म नहीं यूज़ होती। तो मैं इसको भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेकर आऊँगी, इसको भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेकर आऊँगी। इसको कैसे लेकर आऊँगी भाई,
ये हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू निकल के आएगी r cos फाइव से। r हमारे पास क्या है 40 cos 50 से निकल के आएगी x की वैल्यू, y की वैल्यू निकल के आएगी 40 sin 50 से। सही है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा भाई के ये हो जाएगा 40 cos 50, कैलकुलेटर को डिग्री में रखिएगा लाजमी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40, 25.71। सही है, ये हमारे पास हो गया 25.711 और ये हमारे पास हो जाएगी भाई sin 50 मल्टीप्लाई बाय 40, 30.64। सही है, इस तरीके से हमने इसको x और y की वैल्यू निकाली। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू 20 cos -30, सही है, और y इक्वल्स टू 20 sin -30। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos -30, ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ गया हमारे पास 17.32। इसी तरीके से ये हो जाएगा sin -30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -10। इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू जो भी है, x प्लस का जे वाई होता है ना, तो x प्लस का जे और y की वैल्यू ये है। इसी तरीके से इसकी जगह क्या आ गया भाई 17.32 x प्लस का जे वाई प्लस का जे और y की वैल्यू -10 आई है। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25.711 प्लस का जे 30.64, ये हमने इसको बदला है। सही है, इसी तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 17.32 माइनस का 10j, ये हमने इस वाले नंबर को बदला है। दोनों नंबर ऐड हो रहे थे, कैसे ऐड करेंगे, हमें पता है x1 प्लस का x2 प्लस का j y1 प्लस का y2, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड होते हैं। सही है, तो x1 दोनों के रियल नंबर हैं, इन दोनों को ऐड करें भाई, 25.711 ऐड हो जाएगा 17.32 में, तो ये हो जाएगा 43.031, 43.031 प्लस का जे, y1 में y2 ऐड करें, y1 क्या है भाई 30.64 प्लस का ये -10 है। सही है, तो -10 20.64, ठीक है, ये हो जाएगा 20.64। अब ये आपका इन दोनों को ऐड करके आंसर आया, मतलब ये कुछ ऐसे है 43.031 प्लस का जे 20.64 और इसका हाफ। अब आप इसकी पावर को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पावर को हमने देखा था स्क्वायर रूट के लिए मैंने किसका फॉर्मूला लिखा था, ये मैंने पोलर फॉर्म में लिखा था, आर होना चाहिए, उसको आप स्क्वायर रूट करोगे और 5 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आप इसको आर वाली फॉर्म में लेकर आओगे। सही है, तो 43.031 हमारे पास किसकी वैल्यू है भाई, एक्स की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इसको आप r कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर करके, और फाई कैसे निकालोगे tan इनवर्स y ओवर x करके। सही है, तो निकाल लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा 43.031 इसका स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 20.64 का स्क्वायर। सही है, आंसर आ जाएगा हमारे पास 47.72। सही है, एंगल हो जाएगा हमारे पास, 3 नंबर्स लिया करें और चौथा वाला भी देखा करें, अगर 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ कर दिया करें, तीसरे वाले को जो है ना 1 नंबर बढ़ा दिया करें। सही है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। मैं ये बात कह रही हूँ कि भाई देखें 47.7256 होता है ना, अगर ये तो मुझे हमेशा 3 नंबर लिखा करें इसी में, वरना आपकी कैलकुलेशन में मसला आ जाएगा। सही, 3 नंबर लिखा करें और अगर ये चौथा वाला 5 से बड़ा है तो ये तीसरे नंबर को 1 बढ़ा दिया करें। सही है, अच्छा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y ओवर x, मतलब 20.64 डिवाइड बाय 43.031। x और y दोनों पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, कैसे पता चला, दोनों पॉजिटिव हैं भाई। यहाँ पे देखिए ना, x ये y ये -x और ये -y। सही है, पहले क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे y भी पॉजिटिव होता है x भी पॉजिटिव होता है, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर कैलकुलेटर से आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको पहले क्वाड्रेंट तक लेकर आओगे प्लस या माइनस कुछ करके, पॉजिटिव आ रहा है बिल्कुल सही है 25.624। सही है, इसको आपको क्या करना है, हाफ मतलब अंडर रूट होता है हाफ का मतलब, तो आर को सिंपल डिवाइड में हम लोग क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं आर को, तो ये अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं भाई 5 को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास z का अंडर रूट हो जाता है, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट हो जाएगा, मतलब ये 1/2 का मतलब अंडर रूट है ना भाई, 25.624 डिवाइड बाय 2। सही है, आपके पास अब फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा 47.725
ठीक है, आंसर आ गया भाई 6.908 एंगल 25.624 डिवाइड बाय 2 12.812, ये आपके पास आंसर निकल के आया है डिग्री। अब अगर ऐसा होता है ना कि भाई आपका जो क्वेश्चन है ना वो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर गिवन होता, तो मैं इस अपने आंसर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलती, क्योंकि आपको जैसे क्वेश्चन गिवन होता है आपको चाहिए कि आप अपने आंसर को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करो। मगर इत्तेफाक से मेरे पास क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म मौजूद थी, पोलर फॉर्म मौजूद थी, तो आंसर भी पोलर फॉर्म में आया, तो सिंपल ये सॉल्व हो चुका है। यह हमने इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैनुअली सीखी है कि मैनुअली हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। अब यही हम इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना बताती हूँ, कैलकुलेटर से कैसे होगा। भाई देखें, लेट सपोज आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और इसका हाफ करना है, ये पूरी चीज़ कैलकुलेटर से निकल के आ जाएगी, मसले की बात ही नहीं। सही है, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, यहाँ पे गौर से देखें, मोड पे जाते हैं, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, मोड पे जाएं, सही है, 2 प्रेस करें, 2 प्रेस किया, कॉम्प्लेक्स में आ गया आपका कैलकुलेटर। जो चीज़ लिखी है ना उसको एज इट इज़ लिख दें। 40 एंगल आते हैं यहाँ से, मगर आपको पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, फिर ये वाला बटन, ये जो फ्रैक्शन के नीचे वाला होता है एंगल, सही है, ये हो जाएगा 50, ठीक है, फिर प्लस 20, फिर एंगल -30, सही है, और इसका कर दें हाफ। अब ये पावर वाला वो लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे पावर हाफ है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एरर आया। एरर पता है क्यों आते हैं, जब आप एसी में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हो तो एरर आ जाता है। सही, अब आपको इसको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे आपने एडिशन किया ना वैसे ही एडिशन करके आंसर निकाले, फिर उसको आखिर में हाफ करिएगा। तो अब इसका एडिशन करके आंसर निकाल लेते हैं भाई। ऐड होके आंसर आ गया। अब देखिए आपका जो आंसर है ना वो उसने अपने हिसाब से कैसे दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर दिया। कैसे, ये 43.03 और प्लस का 20 पॉइंट ये जे के साथ लिखा हुआ है। ये कैलकुलेटर में आई लिखा होता है, ये आपका जे ही है। सही, ये ए प्लस का जे बी, ये ए है पूरा नंबर ऊपर वाला, ये नीचे बी है और बी के साथ आखिर में जे लिखा हुआ है। ए प्लस का बी जे वाली फॉर्म आई है। लेट सपोज आपको आंसर चाहिए होता पोलर फॉर्म में, तो आप इसको कैसे बदलोगे पोलर फॉर्म में, क्योंकि मैंने तो अभी यही देखा कि अभी मुझे आंसर कभी पोलर में चाहिए कभी रेक्टेंगुलर में चाहिए। सही, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। अब इसको बदलने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ता है, देखें, शिफ्ट प्रेस किया करें, जैसे आपका आंसर आ गया ना शिफ्ट प्रेस किया करें, ठीक है, मोड प्रेस किया करें, नीचे जाया करें, ठीक है, नीचे में 3 पे जाया करें, 3 पे गए, यहाँ पे पहली जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखी हुई है, दूसरी पोलर फॉर्म लिखी हुई है। अगर यहाँ पे आपको जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर आ गया आपका, आपको पोलर फॉर्म में चाहिए तो आप 2 दबाओ। अगर आपको रेक्टेंगुलर में चाहिए तो आप 1 दबाओ, आपको पोलर में चाहिए तो 2 दबाओ। अभी मुझे पोलर में चाहिए तो मैंने 2 दबाया। देखें 47.72 जो भी आंसर है, देखिए ये वही आंसर है ना जो दोनों का ऐड करके आया था, 47.2725 25.62, ठीक है, थोड़ा बहुत आखिरी के उसमें फ़र्क हो सकता है। तो ये सिंपल हमने ही देखा कि अगर कभी भी हमें कैलकुलेटर में पॉजिटिव या नेगेटिव या प्लस माइनस करना हो तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है। अब इसके बाद आपको पावर वाला काम करना है। अगर तो आपको पावर वाला काम करना है तो वो आप मैनुअली ही करेंगे, कैलकुलेटर में वो सॉल्व नहीं होगा। अभी मैंने करके चेक करा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता भाई, एसी सर्किट में ऐसे बहुत सारी सूरत हाल आएंगी जब आपको कहीं पर ब्रैकेट ना लगाने की वजह से वो एरर दे रहा होगा, कभी कुछ एरर दे रहा होगा, तो वो आप जैसी ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ पे एरर आता है। इसके अलावा आपके पास एसी सर्किट्स में जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ लिखनी पड़ती है जो आपको चाहिए। अगर आपने थोड़ी भी इक्वेशन डिफरेंट लिखी, जैसे आप एसी में डीसी में आप अपनी मर्जी से, हमें पता है ना कि 5 प्लस का 4 लिखेंगे या फिर हम ब्रैकेट के साथ 2 लिखें तो ये एक ही आंसर देगा, या ब्रैकेट के या ऐसे लिखें तो भी ये वही आंसर देगा। मगर एसी में कभी कभार आंसर डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ें आपको करके ही पता चलेंगी, जो कि अभी हम साथ साथ क्वेश्चन को करेंगे, देखते जाएंगे। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब हम एक और पार्ट देख लेते कैलकुलेशन वाला, ताकि हमें और चीज़ें सही से क्लियर हो जाए। अच्छा भाई देखिए, अब हमें एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास 2 नंबर्स जो है वो ऐड हो रही है, एक tan एंगल -30 वाला और 3 -j4 वाला। और हमें पता है जब हमें एडिशन करना होता है तो हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म चाहिए होती है। ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये नहीं है, तो पहले tan एंगल -30 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदल लेते हैं। कैसे, हमें x चाहिए होगा और y चाहिए होगा। x कैसे निकालेंगे, r cos फाई करके, r यहाँ पे tan है, cos हो जाएगा, फाई हमारे पास -30 है। y कैसे निकालेंगे, tan sin फाई करके। तो अब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos -30 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से जो कि tan है। आंसर आ गया हमारे पास 8.660, सही है। इसी तरीके से y कैसे निकालेंगे, sin -30
-30 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा कॉम्प्लेक्स इसको लेके चले जाएं सिंपल में, साइन -30, सिंपल कैलकुलेशन तो वैसे ठीक ही होती है, फ़र्क इतना नहीं पड़ता, -5 सही है। तो ये हमारे पास y आ गया, इसको सिंपल जब आप रेक्टेंगुलर में लिखोगे तो सबसे पहले x की वैल्यू और माइनस का 5j सही है। x प्लस का वाई जे होता है, आप लिखो x की वैल्यू लिखो, फिर प्लस का y की वैल्यू लिखो, j की वैल्यू लिखो, बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा सही। तो आपने इसको बदल दिया, ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो कुछ आपका ऐसा बन चुका है 8.66 माइनस का 5j, बीच में प्लस की साइन है और आगे 3 माइनस का j4 है, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे वही चीज़ है मगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ये स्टार जैसी साइन बनी हुई है इसके ऊपर, तो स्टार का मतलब समझ लें, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। अगर किसी रेक्टेंगुलर नंबर के ऊपर स्टार लगा हुआ होता है, उसका आपने सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन बदल देनी होती है, समझे। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के ऊपर स्टार लगा हुआ है, मतलब मैं सिर्फ इस इमेजिनरी नंबर की साइन बदल दूंगी। अगर कभी पोलर फॉर्म के ऊपर लगा हुआ होता है स्टार, तो आपने उसके सिर्फ एंगल की साइन बदल लेनी होती है, बस ये फ़र्क होता है। तो इस स्टार का भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस का j5 हो जाएगा, सिर्फ मैंने इमेजिनरी नंबर की साइन बदली है। अब यहाँ पे नीचे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये बात पता है कि मल्टीप्लाई हमारे पास पोलर फॉर्म हो सकती है सही है। तो ये इसको भी मुझे पोलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा और इसको भी पोलर फॉर्म में बदलूंगी। इसको कैसे पोलर फॉर्म में बदलूंगी, आर की वैल्यू निकालनी होगी जो कि कैसे आएगी, x² प्लस का y² करके, तो कर लेती हूँ। और थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, tan इनवर्स y/x करके, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू ये है सही। इसी तरीके से इसके r की वैल्यू कैसे आएगी, x² प्लस का y² करके, और इसके फाई की वैल्यू कैसे आएगी, tan इनवर्स y/x करके। तो अब हम ये काम कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.47। इसी तरीके से tan इनवर्स 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 63.43। इसी तरीके से √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आंसर आ गया हमारे पास 5.83। यह आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 5/3, 59.036 सही है। अब हमारे पास कुछ ऐसे बन चुका है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसको मैंने बदल दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, ये हो जाएगा कुछ ऐसे सही है, प्लस का 3 माइनस का j4, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा ये वाले मैंने नंबर को भी बदल दिया है, आर वाली फॉर्म के अंदर 4.47, एंगल आया 63.43 सही है। और ये वाली फॉर्म जो है जिसको मैंने पहले कॉन्जुगेट किया था, अब इसको भी बदल दिया आर वाली फॉर्म के अंदर, तो 5.83 एंगल 59.036। बस अब आप ऊपर भी एडिशन फॉर्म कर मतलब कर सकते हो और नीचे भी। तो ऊपर आप ऐड करोगे तो x में x ऐड होगा, तो 8.66 में 3 ऐड हो जाएगा, तो 8.66 प्लस 3 ऐड हो गया, तो ये हमारे पास 11.66 आ जाएगा ऊपर। और फिर जो है y में ऐड हो जाएगा, प्लस का j -5 -4, -5 -4, ये हमारे पास -9 हो जाएगा। तो ऊपर जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो आएगा 11.66 माइनस का 9j, और नीचे क्या आएगा, आर से आर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4.47 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.83 सही है, तो 26.06 आ जाएगा आंसर एंगल। और ये इसके एंगल जो है ना वो ऐड हो जाते हैं, तो 63.43 प्लस का 59.036, 122.466 सही है। तो ये हमारे पास नीचे भी हो गया भाई। अब हमें इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए हमें पता है दोनों फॉर्म किस में होनी चाहिए, पोलर में होनी चाहिए, इसको पोलर में बदलना पड़ेगा सही। तो इसको पोलर में बदल लेते हैं। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई को भी स्क्वायर करके और एक्स को भी स्क्वायर करके सही है। इसी तरीके से थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स y/x करके। तो अब हम ये कर लेते हैं भाई, ये हमारे पास हो जाएगा 11.66 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस, और क्योंकि माइनस जो है वो स्क्वायर होकर प्लस में ही हो जाएगा, तो बस 9 का स्क्वायर में लिख रही हूँ सही। तो ये आ गया 14.68 सही है। और यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास -9 है, ठीक है, -9 डिवाइड बाय x की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, x की वैल्यू हमारे पास है, कहाँ गया, 11.66। कोशिश करेंगे माइनस जो है वो 9 के साथ है, तो 9 के साथ ही लिखें।
आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 37.66। सही है। तो ये सिंपल आप 14.68 एंगल माइनस 37.66 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27.06 एंगल 122.46। अब देखिए सिंपल हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दो ऐसी फॉर्म आ चुकी हैं, अब ये डिवाइड हो सकती हैं। तो सिंपल आपने इन दोनों को, ये वाले नंबर्स को डिवाइड कर देना है। 14.68 डिवाइड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 26.06। ठीक है, 26.06 आंसर आ गया हमारे पास 0.56। सही है। और हमारे पास एंगल कैसे आएगा, एंगल माइनस हो जाते हैं जब डिवाइड हो रहा होता है, तो माइनस 122.466। तो ये हमारे पास माइनस 160.126 आंसर आया। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी थी कि जब आपने -9 रखा था, मतलब आपके पास y जो है वो माइनस में था और x प्लस में था। y माइनस में और x प्लस में, तो जब tan इनवर्स करके निकाला करें ना थीटा, तो देख लिया करें थीटा सही आया भी है या नहीं। y माइनस में था, x प्लस में था, मतलब यहाँ पर आपका एंगल आना चाहिए, मतलब यहाँ से नेगेटिव एंगल आएगा। जब ऐसे चल रहा होता है एंगल तो पॉजिटिव होता है। सही है। यहाँ से जब आता है तो ये नेगेटिव होता है, उल्टा चल रहा है, मतलब एंगल तो अगर नेगेटिव एंगल आया बिल्कुल ठीक है। सही है। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये देख लिया करें एक दफ़ा, बाकी कैलकुलस में भी आप लोगों ने देखा होगा। हमने यहाँ तक कैलकुलेशंस जो हैं वो देख ली है कि हम फेजर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बाकी अगर यही चीज़ आपको किस में करनी होती, कैलकुलेटर में करनी होती, तो कैलकुलेटर में भी करके देख लेते हैं। टैन एंगल पहले कॉम्प्लेक्स में जाया करें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में गए आप, कैसे गई भाई, मॉड पे जाएं। ठीक है, 2 पे जाएं, कॉम्प्लेक्स में आ गए, टैन एंगल। सही है। और ये हमारे पास हो जाएगा 30 -30। ठीक है, इसमें हमें ऐड करना था 3 माइनस का 4j। सही है। तो ऐड हो गया, हमारे पास आंसर आ गया जो भी आंसर आया है। अब ऊपर क्या आंसर आया था भाई, देखिए 14.68 एंगल माइनस 37.66, तो यही आंसर आया। इसी तरीके से अगर आपको ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए होता आंसर, तो शिफ्ट दबाते, मोड प्रेस करते, नीचे जाते, 3 पे जाते, फिर 1 पे जाते, तो ये देखिए इसी का आंसर हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिल गया। तो इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशंस वाली चीज़ें हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो आगे का काम होगा, जो असल में सॉल्विंग का काम होगा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, हम वो देख रहे होंगे।